आई एम रेखा कालरा फ्रॉम तक्षशिला मॉडल स्कूल। बच्चों, हमने एक पाठ शुरू किया था जिसका नाम है विचित्र साक्षी। इसका कुछ पाठ हमने कल पढ़ा था और आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। परंतु एक बात और याद रखना बच्चों, वीडियो में दिए गए प्रश्नों को आप फेयर कॉपी में करेंगे तथा उसको चेकिंग के लिए तुरंत आपका बनाया हुआ ग्रुप चेकिंग ग्रुप में तुरंत भेजें। बच्चों, कल हमने पाठ शुरू किया था विचित्र है साक्षी, अनोखा गवाह, जो हमने आधा पढ़ लिया था। बच्चों, आज हम इसकी पुनरावृत्ति करते हुए इस पाठ को पूरा करेंगे और आप इसमें वीडियो में दिए गए प्रश्नों को अपनी फेयर कॉपी में करेंगे तथा कॉपी चेकिंग के लिए तुरंत भेजेंगे। तो पाठ है हमारा विचित्र है साक्षी। यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा से लिया गया है और इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी ने न्यायाधीश के रूप में किस तरह से न्याय किया था उसका वर्णन चल रहा था। तो हम बच्चों इस कहानी को शुरू से एक बार हिंदी अनुवाद के साथ करेंगे और उसके बाद आज जो पाठ पढ़ेंगे उसको पूरा संस्कृत और हिंदी अनुवाद के माध्यम से करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं हम। किसी निर्धन व्यक्ति ने बहुत सारा परिश्रम करके कुछ धन कमाया। उस धन से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। उसका पुत्र छात्रावास में रहते हुए वहीं अध्ययन करने में लग गया। एक बार वह पिता अपने बेटे की बीमारी के बारे में सुनकर व्याकुल हो गया और पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा। परंतु धन की कमी से पीड़ित वह बस यान को छोड़कर पैदल ही चल पड़ा। पैदल चलते हुए शाम के समय भी वह अपने गंतव्य स्थान से काफ़ी दूर था। रात्रि के अंधकार में विजने प्रदेशे, जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था, अंधकार फैला हुआ था, उस समय पैदल यात्रा करना ठीक नहीं है। यह सोचकर वह पास में स्थित गांव में रात का निवास करने के लिए किसी गृहस्थी के घर गया और दयालु गृहस्थी ने उसे रात बिताने का समय या आश्रय दे दिया। विचित्रा दैवगति, भाग्य की गति बड़ी विचित्र है। उसी रात्रि में उस घर में किसी चोर ने या कोई चोर अंदर घुस आया, वहाँ रखे हुए एक संदूक को लेकर भाग गया। चोर के पैर की ध्वनि से जागा हुआ अतिथि चोर की शंका से उसके पीछे पीछे गया, दौड़ा और उसे पकड़ लिया। परंतु विचित्र घटना घटी कि चोर ने ही ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया, यह चोर है, यह चोर है। यानी चोर ने जो चोर को पकड़ने गया था उसको कह दिया, यह चोर है, यह चोर है। ऐसा ऊंची आवाज में बोलते हुए सारे गांववासी जाग गए और अपने घर से निकलकर वहीं पर आ गए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर उसकी निंदा करने लगे। यद्यपि गांव का आरक्षी ही चोर था, उसी समय रक्षा पुरुष उस अतिथि को यह चोर है यह कहकर कारागार में डाल दिया। इसके बाद अगले दिन वह आरक्षी फिर चोरी के मुकदमे में न्यायालय लाया गया। न्यायाधीश बंकिम चंद्र चटर्जी दोनों का अलग अलग विवरण सुना। सारी बात सुनकर उसने उसको निर्दोष माना और आरक्षी को दोषी माना, किंतु प्रमाण के अभाव से वह निर्णय करने में समर्थ नहीं रहे क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। ततो असौ, इसके बाद दोनों को अगले दिन फिर से उपस्थित होने का आदेश दिया। अगले दिन दोनों ने न्यायालय में फिर से अपने अपने पक्ष को रखा। उसी समय कोई कर्मचारी ने वहां आकर निवेदन किया कि इधर 2 कोस की दूरी पर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मारा गया है और उसका मृत शरीर सड़क के पास है। आदेश दो, क्या करना है। न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने आरक्षी को और अभियुक्त को, दोनों को, शव को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। इसके बाद क्या हुआ इसको हम पढ़ेंगे बच्चों। आदेशम प्राप्य, आदेश प्राप्त करके दोनों चल पड़े। क्या आदेश था उनको कि उस मृत शरीर को
मृत शव, उस शव को, मरे हुए व्यक्ति के शव को न्यायालय में उपस्थित करना था। और दोनों को लाने के लिए बोला। दोनों कौन कौन थे? एक तो आरक्षी था, एक अभियुक्त था। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम, आदेश पाकर दोनों चल पड़े। तत्रोपेत्य, वहां पहुंचकर, काष्ठ पटले, लकड़ी के तख्ते पर निहित रखे हुए, पटाच्छादितम, वस्त्र से ढके हुए, देहम, देह को, शरीर को, सकंधेन, कंधे से, वहंतौ न्यायाधिकारणम पति प्रस्थितौ, अपने कंधे से न्यायाधिकारी की ओर लेने के लिए लेकर चल पड़े। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, जो आरक्षी था, जो गांव का आरक्षी था, जो चोर था, वास्तव में वो सुपुष्ट देह, अच्छे शरीर वाला था, पुष्ट शरीर वाला का था। और अभियुक्तश्च अतीव कृशकाय, और वो निर्धन व्यक्ति जो था, अभियुक्त था, वह अत्यंत कृशकाय, दुबला पतला था। भारवतः स्वस्य सकंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत्, उस भार के, शव के भार को कंधे से वहन करना उसके लिए बड़ा कठिन कार्य था, क्योंकि वह दुबले पतले शरीर वाला था और वह उस भार को सहन नहीं कर पा रहा था। स भार वेदनया क्रंदति स्म, वह भार की पीड़ा से करहा रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदित आरक्षी तम उवाच, उसके क्रंदन को सुनकर प्रसन्न हुए आरक्षी ने उससे कहा, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया ग्रहणात् वारिते, उस दिन, तस्मिन् दिने, तुमने मुझे, त्वया अहम, तुमने मुझे चोरी के संदूक को ग्रहण करने से रोका था। इदानीं निज कृत्यस्य फलम भुंगक्ष्व, इस समय अपनी करनी का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, इस चोरी के मुकदमे में तुम 3 साल का दंड, कारावास, जेल का दंड भुगतोगे। इति प्रोच्य, ऐसा कहकर उच्चई अहासत, ऊंची आवाज में हंसने लगा। यथा कथंचित उभौ शवम आनीये एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ, जैसे तैसे उन दोनों ने शव को लाकर एक चबूतरे पर रख दिया। बच्चों, इसकी दोबारा से हिंदी देखें। आदेश प्राप्त करके दोनों उसकी ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर लकड़ी के तख्ते पर रखे हुए कपड़े से ढके हुए शरीर को कंधे के द्वारा ढोते हुए न्यायाधिकारी के पास चल पड़े। आरक्षी पुष्ट शरीर वाला था और अभियुक्त अत्यंत दुबले पतले शरीर वाला था। भार से युक्त शव को कंधे से वहन करने में उसके लिए बड़ा कठिन कार्य था। वह भार की पीड़ा से करहा रहा था। उसके क्रंदन को सुनकर प्रसन्न हुआ जो आरक्षी था, जो वास्तव में चोर था, वह मनी मन प्रसन्न हो रहा था। उसने कहा, अरे दुष्ट, उस दिन तुमने मुझे चोरी के संदूक को ग्रहण करने से रोका था। अब अपनी करनी का फल भोगो। इस चोरी के मुकदमे में तुम 3 साल का कारावास का दंड भोगोगे। यह कहकर ऊंची आवाज में हंसने लगा। जैसे तैसे उन दोनों ने शव को लाकर एक चबूतरे पर रख दिया। तो बच्चों, अब आप इस पैराग्राफ से संबंधित इन प्रश्नों का करोगे। कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा न सुखावह, कैसे प्रदेश में पैदल चलना सुखद नहीं है। बच्चों, इसका उत्तर आप पहले वाले पाठ को भी पढ़कर दे सकते हैं। कैसे प्रदेश में पैदल यात्रा सुखदायी नहीं है। अगला प्रश्न है, कृशकाय कै आसीत, कृशकाय दुबले पतले शरीर वाला, कै आसीत कौन था। दोबारा से बच्चों इसको, कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा न सुखवहा, कैसे प्रदेश में पैदल यात्रा करना कल्याणकारी नहीं है। दूसरा प्रश्न है, कृशकाय कै आसीत, दुबले पतले शरीर वाला कौन था। इसके बाद आगे है बच्चों, न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टौ, न्यायाधीश के द्वारा पुनः फिर तौ दोनों
घटनाया विषय, घटना के विषय में वक्तुम आदिष्टौ, बोलने का आदेश दिया। जब उन्होंने शव को लाकर एक चबूतरे पर रख दिया तो न्यायाधीश ने उन दोनों को फिर से घटना के विषय में बोलने का आदेश दिया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, आरक्षी ने अपने पक्ष को प्रस्तुत किया। आश्चर्यम अघटत, एक आश्चर्यचकित घटना घटी। स शवः प्रावारकम अपसारे न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान। आरक्षी ने जब अपने पक्ष को प्रस्तुत किया, आश्चर्यम अघटत, आश्चर्यजनक घटना घटी कि स शवः, वह शव, जिसको शव समझ रहे थे, वह शव प्रावारकम अपसारे, अपने मुख से कपड़े को हटाकर, न्यायाधीशम अभिवाद्य, न्यायाधीश को प्रणाम करके, निवेदितवान, निवेदन किया। न्यायाधीश कौन? बंकिम चंद्र जी। उसको जो शव था वो तो राजा के न्याय करने का एक ढंग था, तो उन दोनों ने समझा कि ये शव है, लेकिन वास्तव में वह उस न्यायाधीश का, बंकिम चंद्र जी का कोई कर्मचारी था जिसको उन्होंने भेजा था। तो वह शव अपने मुंह से कपड़े को हटाकर न्यायाधीश को अभिवादन करके निवेदित किया, मान्यवर, हे मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तद वर्णयामि। इस आरक्षी ने जो रास्ते में कहा उसका वर्णन मैं आपको करता हूँ। त्वया अहम चोरितायः मंजूषायः, त्वया अहम, तुमने मुझे चोरी के संदूक को ग्रहण करने से रोका था। तुमने मुझे चोरी के संदूक को ग्रहण करने से रोका था। अतः निज कृत्यस्य फलम भोगक्ष्व, इसलिए अपनी करनी का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, इस चोरी के मुकदमे में तुम 3 साल का कारावास का दंड भोगोगे। न्यायाधीश आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य तम जनम ससम्मानम मुक्तवान। न्यायाधीश ने आरक्षी को कारावास का दंड देने का आदेश देकर और उस व्यक्ति को सम्मान के साथ मुक्त कर दिया। यानी जो निर्दोष था उसको सम्मान के साथ मुक्त किया, और जो वास्तव में दोषी था उसको कारावास का दंड का आदेश दिया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, दुष्कराणि अपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालंबे लीलयैव प्रकुर्वते। इसलिए क्या कहा जाता है कि दुष्कराणि अपि कार्याणि कर्माणि मति वैभवशालिनः, मति में बुद्धि, और वैभवशाली ने सुख संपत्ति से संपूर्ण व्यक्ति जो होते हैं, वो नीति और युक्ति का सहारा लेकर, नीतिम युक्तिम समालंबे, नीति और युक्ति का सहारा लेकर, लीलया एव, खेल ही खेल में, लीला करके यानी खेल ही खेल में, दुष्कराणि अपि कर्माणि, असंभव कार्य को भी संभव बना देते हैं। यानी उस समय प्रमाण का, गवाह का अभाव था, लेकिन फिर भी उस राजा ने किस तरह से न्याय किया कि बुद्धि, एक तो बुद्धिमान थे, तो बुद्धि और वैभवशाली व्यक्ति नीति और युक्ति का सहारा लेकर खेल ही खेल में असंभव कार्य को भी संभव बना देते हैं। यानी उसके न्याय की गाथा आज भी गाई जाती है कि वो किस तरह से न्याय किया करते थे। तो बच्चों, इस पाठ को एक बार नीचे से दोबारा से इस पैराग्राफ को कर लेते हैं। न्यायाधीश ने दोनों को दोबारा से घटना के विषय में बोलने का आदेश दिया, और आरक्षी ने अपने पक्ष को जैसे ही प्रस्तुत किया, एक आश्चर्यचकित घटना घटी। उस शव ने अपने आप से कपड़े को हटाकर न्यायाधीश के को अभिवादन करके निवेदन किया, हे मान्यवर, इस आरक्षी ने अध्वनि में रास्ते में जो कुछ कहा उसका वर्णन करता हूँ। तुमने मुझे चोरी के संदूक ग्रहण करने से रोका था, अतः इसलिए अपनी करनी का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे, इस चोरी के मुकदमे में तुम 3 साल का दंड भोगोगे। न्यायाधीश ने आरक्षी को
कारावास के दंड का आदेश देकर और उस व्यक्ति को सम्मान के साथ मुक्त किया। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि और वैभवशाली व्यक्ति नीति और युक्ति का सहारा लेकर खेल ही खेल में कठिन से कठिन या असंभव कार्य को भी संभव बना देते हैं। बच्चों, इसके क्वेश्चंस इसके बाद करने हैं आपको दो। न्यायाधीश कस्मै कारादंडम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने किसको कारावास के दंड का आदेश दिया था? अगला है कम निक्षा मृत शरीरम आसीत। किसके समीप मरा हुआ शरीर यानी शव पड़ा था? दोबारा से देखिए, न्यायाधीश कस्मै कारागार दंडम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने किसे कारावास के दंड का आदेश दिया? और कम निक्षा मृत शरीरम आसीत, किसके समीप मृत शरीर पड़ा था? तो बच्चों, ये कॉपी में आपको प्रश्न करने हैं और कॉपी चेकिंग के लिए भेजनी है। धन्यवाद।